वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। तो अभी तक हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज में असहयोग आंदोलन देखा था। उसके बाद साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और लाहौर अधिवेशन, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो आज की वीडियो में हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो ये जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। उसी अधिवेशन में एक और प्रस्ताव पेश किया गया था और ये निर्णय लिया गया था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसकी शुरुआत की जाएगी। उससे पहले जो गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो इसमें एक सीक्वेंस भी याद रखना पड़ता है कौन सा आंदोलन कब हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था असहयोग, उसके बाद फिर सविनय, और इसके बाद एक जो और इम्पोर्टेंट है वो इसके बाद आएगा 1942 का लगभग भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था, तो इसका जो कारण था, सबसे मेन रीजन देखते हैं कि साइमन कमीशन का वो था प्रस्ताव। साइमन कमीशन कि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। दूसरा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था। उसके अलावा उस टाइम 1929 के टाइम में रिसेशन भी आया था, वैश्विक मंदी थी। तो उसके कारण से भी जो लोगों को महंगाई का दौर था उस टाइम, और भी बहुत सारी समस्याएं थी वैश्विक मंदी के कारण, जिसके कारण ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन इसका जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीजन था, ये फरवरी 1930 में कांग्रेस की बैठक हुई थी साबरमती आश्रम में, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड करेंगे, उसको नेतृत्व प्रदान करेंगे। तो गांधी जी की 11 मांग थी। तो उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांग उस टाइम के वायसराय इरविन के पास रखी थी। तो वो इन 11 मांगे क्या क्या थी उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि उन मांगों को माना गया या नहीं माना गया था। तो 11 मांग में पहला मांग था कि जितना भी राजनीतिक कैदी है, जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर है, राजनीतिक कैदी, उसको रिहा किया जाए। दूसरा था लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व कर जो है उसको आधा किया जाए। तीसरा, उस टाइम नमक बना, नमक जैसे मतलब जो मामूली वस्तु है उस पर भी टैक्स था, उसको भी बनाने पे प्रतिबंध था, तो नमक कर को समाप्त किया जाए। फिर रुपये का रिवैल्यूएशन किया जाए। जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, सैनिक खर्च है, उसमें 50% की कमी की जाए। शराबबंदी लागू की जाए। सरकारी अधिकारी मतलब जिनका भी वेतन ज़्यादा है, तो ऐसे सरकारी अधिकारी जिनका वेतन ज़्यादा है उनकी संख्या में कटौती की जाए। जो विदेशी कपड़ा इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, उस पर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाए, ताकि देसी कपड़ा उसके साथ देसी वस्त्र जो है उसके साथ कंपटीशन कर सके। फिर कांग्रेस बोल रहा हूँ, ब्रिटिश सरकार का एक गुप्तचर विभाग हुआ करता था, उसको समाप्त किया जाए। समुद्री तट कर विधेयक लाया जाए, और सभी भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। तो ये गांधी की 11 सूत्री मांग थी, जिन्होंने जो उन्होंने इरविन के पास रखी थी, उस समय को वायसराय जो था इरविन के पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा मांग, एक भी मांग नहीं माना गया था, सारा का सारा मांग रिजेक्ट किया गया था। इसमें 6 मांग तो जनरल वाला था, और 2 किसान से संबंधित हो गया, जैसे भू राजस्व वाला किसान से संबंधित हो गया, और उसके अलावा ये रिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, ये भी। तो 2 मांग किसान संबंधित था, 6 जनरल वाला था, और सबसे इम्पोर्टेंट था उसमें सॉल्ट टैक्स। तो ऑब्वियस सी बात है इरविन ने सारी मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये सॉल्ट वाला के लिए गांधी जी ने एक दांडी मार्च के नाम से एक यात्रा शुरू की थी, जो साबरमती आश्रम से, गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चली थी। 390 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और अपने 78 जो उनका सपोर्टर था, अनुयायी, उसके साथ गांधी जी 12 अप्रैल 1930 से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर
6 अप्रैल 1930 तक। तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से लेकर दांडी तक पैदल मार्च किए थे, और वहाँ पर दांडी में जाकर नमक कानून को सांकेतिक रूप में तोड़ा था। वहाँ पर नमक बनाकर, जो ये नमक बनाने पर जो प्रतिबंध था उसको सांकेतिक रूप में तोड़ा। तो इसी यात्रा को दिया जाता है दांडी मार्च का नाम। ठीक है। और जैसे यहाँ पे गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक का यात्रा कर रहे थे, तो और भी बहुत जगह ये नमक सत्याग्रह चल रहा था, जहाँ पे लोग सिंबॉलिक रूप से सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ रहे थे। जैसे उड़ीसा वाले एरिया में गोपाल चंद्र बंधु चौधरी, इन्होंने बालासोर, पुरी और कटक, बालासोर से कटक तक की यात्रा की थी, और फिर वहाँ पर कटक में जाके नमक कानून को तोड़ा। केरल में श्री राजगोपालाचारी थे। ये श्री राजगोपालाचारी जो चले थे त्रिचनापल्ली से वेदरान्यम, उस जगह का नाम था केरल में, वहाँ तक यात्रा की थी, और वहाँ पे जाके सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। कालीकट पायनूर में के कलप्पन और टी के माधवन जो थे, उन्होंने इसको अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो गांधी जी के दांडी मार्च की तरह और भी बाकी देश में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में चर्चा थी। उसके बाद कश्मीर वाले एरिया में एक संगठन था खुदाई खिदमतगार संगठन। उसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, बादशाह खान भी और फ्रंटियर गांधी। तो इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था, और ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही जुड़ा हुआ था। मणिपुर में महारानी गांडी नेल्लू, तो महारानी गांडी नेल्लू ने इसको अपना नेतृत्व प्रदान किया था। वो नागा महिला थी। नागा महिला अपने साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। और बाद में जवाहरलाल नेहरू जो थी, इन्होंने गांडी नेल्लू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स लगा के, वहाँ पे एक चौकीदारी टैक्स लगता था, तो लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स को देने से मना कर दिया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी वगैरह में वन सत्याग्रह नाम से एक मूवमेंट चला था। ये भी सब क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट है। महाराष्ट्र में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका सेंटर था धड़साना, और वहाँ पे जो इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, जैसे सरोजिनी नायडू हो गई, और फिर है मनीलाल, तो ये सब कुछ लोग थे जो वहाँ पे इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे महाराष्ट्र में। और ये लाल कुर्ती सेना जो थी, रेड कलर का कुर्ता पहने करते थे, इसीलिए जो खुदाई खिदमतगार संगठन के लोग थे वो लाल कलर का वस्त्र पहना करते थे, इसीलिए इसको लाल कुर्ती सेना या रेड शर्ट आर्मी भी कहा जाता है। और ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जो कुछ प्रमुख घटनाएं थी, इसमें एक और इम्पोर्टेंट घटना था, पेशावर में हुआ था वो। तो पेशावर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 23 अप्रैल 1930 को, तो 23 अप्रैल 1930 को वहाँ पे गढ़वाल राइफल्स ब्रिटिश सेना की आर्मी थी जो वहाँ पे तैनात थी। तो उसके ऑफिसर ने वहाँ पे जो निहत्थे पठान लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उस पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो चूँकि वहाँ के जो गढ़वाल राइफल्स के लोग थे जवान, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया, नहीं तो ये यहाँ भी दूसरा वो जलियांवाला बाग टाइप का हत्याकांड हो जाता। लेकिन गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने के आदेश को नहीं माना, और उसमें जो लीडर था उसमें उनका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट में इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कुछ हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे ये है, और फाइनली इस आंदोलन को बहुत सक्रियता से ब्रिटिश सरकार ने कुचल दिया था। और ये मई 1930 में गांधी समेत लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और 1 लाख लोगों के अरेस्ट करने के बाद ये आंदोलन लगभग ख़त्म हो गया था। तो आंदोलन ख़त्म हो गया, और यही मई 1930 में ही साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। हम लोगों ने यहाँ देखा था साइमन कमीशन वाले सेक्शन में कि इन्होंने अपना
रिपोर्ट कब दिया था, मई 1930 में। तो मई 1930 में जब गांधी जी और बाकी लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी टाइम साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था। और अपना रिपोर्ट साइमन कमीशन ने सबमिट करने के बाद उसी रिपोर्ट के बेसिस पर 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया लंदन में। सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था और क्या क्या घटनाएं हुई थी। और उससे पहले ये गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन के बीच में क्या समझौता हुआ था, ये सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।